चैनल। फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जिन्हें याद करने से एग्जाम में टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हैं। कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो अगर हमें पहले से पता है तो हम सवाल को एग्जाम टाइम में बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सप्ताह किसे कहते हैं। तो एक कॉमन सी बात है, सप्ताह जो है वो माह का चौथा भाग होता है। किसी माह के चौथे या वर्ष के 48वें भाग को सप्ताह कहते हैं। नेक्स्ट, वर्ष के 12वें भाग को क्या कहते हैं। वर्ष के 12वें भाग को मंथ कहते हैं, जिनमें से 7 मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ये जो 7 मंथ है ये 31 दिन के होते हैं। और 4 मंथ अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये 4 मंथ जो हैं ये 30 दिन के होते हैं। और 1 मंथ फरवरी का ये 28 या 29 दिन का होता है। सामान्य वर्ष जब होता है, 365 दिन जब होते हैं साल में, तब फरवरी 28 की होती है और लीप ईयर में 29 दिन की होती है। नेक्स्ट, सामान्य वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 की तथा लीप वर्ष में 29 दिन की होती है। सामान्य वर्ष किसे कहते हैं, वही बात आ गई। सामान्य वर्ष किसे कहते हैं, ऐसे वर्ष जो 4 से पूरा विभाजित नहीं होते, या ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरा विभाजित नहीं होते, उस वर्ष को सामान्य वर्ष कहते हैं। और इस वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। शताब्दी वर्ष कौन से, जैसे 1900, सन 1800, सन 1600, इस तरह से। और जो सन इस तरह शताब्दी वर्ष जो होता है उसको 4 से नहीं बल्कि 400 से विभाजित किया जाता है। अगर वो विभाजित हो रहा है तो वो लीप ईयर है, और विभाजित नहीं हो रहा है तो वो सामान्य वर्ष है। नेक्स्ट, आइए कुछ नोट्स देख लेते हैं इसी कैलेंडर को लेकर। सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला और आखिरी दोनों ही दिन समान होते हैं। सामान्य वर्ष ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं और वो 4 से विभाजित या 400 से विभाजित नहीं होता, वो सामान्य वर्ष होता है। और ऐसे वर्ष में पहला दिन जो होता है साल का, यानी पहला दिन साल का कौन सा होता है, 1 जनवरी जो है वो साल का पहला दिन होता है। और 31 दिसंबर जो है वो साल का आखिरी दिन होता है। तब सामान्य वर्ष में क्या होता है कि पहला दिन और आखिरी दिन दोनों ही दिन सेम होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है, जैसे 1 जनवरी को अगर सोमवार होगा तब 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा, या 1 जनवरी को मंगलवार होगा तब 31 दिसंबर को मंगलवार ही होगा। किसमें, सामान्य वर्ष में, जिसमें 365 दिन होते हैं उसमें, जो 4 से या 400 से विभाजित नहीं होता उसमें। लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन दोनों ही असमान होते हैं, मतलब एक जैसे नहीं होते। इसमें पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे पहली जनवरी को अगर सोमवार होगा तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा फरवरी की वजह से होता है, क्योंकि फरवरी उसमें 29 दिन की होती है, तो एक दिन फरवरी का बढ़ जाता है, वही एक दिन वहाँ उधर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमागत वर्षों में दिनों का निर्धारण कैसे होता है। क्रमागत वर्ष जैसे जो वर्ष सीरियल से आते हैं, जैसे अभी 2020 चल रहा है, उसके बाद 2021, 2022, 2023, इस तरह से जो क्रमागत यानी सीरियल से जो रखेंगे उसको कैसे निर्धारण करते हैं दिनों का, देखते हैं। सामान्य वर्ष यानी जो वर्ष 4 से या 400 से विभाजित नहीं होता उसकी बात हो रही है यहाँ पे। सामान्य वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर, कोई भी एक निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अगले वर्ष अपने पिछले वर्ष की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है। जैसे हम कोई भी डेट ले लें, 1 जनवरी 2001, ठीक है, 1 जनवरी 2001 को अगर सोमवार होगा तो उसके अगले साल, जस्ट अगले साल, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, उसके जस्ट अगले साल उसी 1 तारीख को, उसी 1 जनवरी को और 2002 आ जाएगा, क्योंकि फिर क्या दिन होगा, एक दिन बढ़ जाएगा और मंगलवार होगा। फिर उसके अगले साल उसी तारीख को यानी 1 जनवरी को ही क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। इस तरह से सामान्य वर्ष अगर बीच में सामान्य वर्ष आ रहे हैं, तो सामान्य वर्ष अगर क्रमागत आ रहे हैं तो हर साल उसी डेट को एक दिन बढ़ जाता है। जैसे अगर हम 1 जनवरी का ले रहे हैं तो हर साल 1 जनवरी को जो है एक दिन आगे बढ़ता रहता है। लीप ईयर में क्या होता है, जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाता है या 400 से विभाजित हो जाता है, या जिसमें 366 दिन होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कोई भी एक निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन जो होता है अपने पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है। ठीक है, 2 दिन बढ़ जाता है। जैसे 4 जून, मान लीजिए 4 जून 1983 को शनिवार था। ठीक है, तो 4 जून 1984, अब यहाँ पर लीप ईयर आ गया, क्योंकि लीप ईयर 1984 जो है ये 4 से विभाजित हो रहा है, यानी कि ये लीप ईयर है। तो 4 जून 1983 को शनिवार था, अब 4 जून 1984 को सोमवार हो जाएगा।
2 दिन बढ़ जाएगा। क्यों 2 दिन बढ़ेगा? क्योंकि एक तो सामान्य वर्ष में 1 दिन वैसे ही बढ़ता है, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी 29 की होती है, तो 1 दिन वहाँ भी एक्स्ट्रा, इसलिए 2 दिन यहाँ पर बढ़ जाएँगे। और यहाँ पर शनिवार के जो अगला साल आएगा उसी तिथि को सोमवार हो जाएगा, तो रविवार और सोमवार यहाँ पर 2 दिन बढ़ जाते हैं पिछले दिन की तुलना में। नेक्स्ट, 10 फरवरी के 5 दिन बाद की तिथि क्या होगी? 10 फरवरी के 5 दिन बाद की तिथि क्या होगी? आपको ऐसे ही अगर पता होगा तो आप ऐसे ही कर लोगे, नहीं तो फिर हल करना पड़ेगा बहुत लंबा। तो 10 फरवरी के 5 दिन बाद, 5 दिन बाद का मतलब होता है यहाँ पर छठे दिन। जैसे आपके कहा जा रहा है 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद तीसरा दिन, 2 दिन बाद दूसरा नहीं हुआ, 2 दिन बाद तीसरा दिन, या 4 दिन बाद तो 5वां दिन, 7 दिन बाद तो 8वां दिन, इस तरह से होता है। तो 10 फरवरी के 5 दिन बाद की तिथि पूछी जा रही है, यानी छठवें दिन की तिथि पूछी जा रही है, तो 10 + 6, 10 फरवरी के 5 दिन बाद की तिथि पूछी जा रही है यहाँ पर। तो 10 फरवरी में क्या करेंगे हम? 6 दिन जोड़ देंगे, छठवां दिन यानी कि हमें पता करना है। तो 10 फरवरी यानी 10 में हम 6 जोड़ देंगे, तो 10 और 6 16 हो जाएगा, तो 16 होगा। यानी 10 फरवरी के छठवें दिन यानी कि 5 दिन बाद की जो तिथि होगी, तारीख होगी, वो 16 तारीख होगी। क्लियर? नेक्स्ट, 25 दिनों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? कोई भी मंथ के 25 दिन ले लिए हैं, 25 दिन में विषम दिन कितने होंगे? अब ये तो पता है आपको कि 7 दिन बाद जो है रिपीटेशन होता है, कोई भी दिन का रिपीटेशन 7 दिन के बाद होता है। तो जब 7 दिन के बाद कोई भी दिन का रिपीटेशन होता है, तो हम 7 से ही विभाजित करते हैं हर संख्या को। तो यहाँ पर 25 दिन में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 25 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 25 को 7 से डिवाइड करेंगे, और तो हमें शेषफल लेना है। हमने पहले भी बताया है अपने वीडियो में कि हमें कैलेंडर की रीजनिंग में केवल और केवल शेषफल यानी रिमाइंडर पर ही ध्यान देना है। तो जब हम 25 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो हम 7 या 21, और हमारा शेषफल क्या बचेगा? 4। 7 या 21, 4 बचा, 4 शेषफल बचा, यानी कि 4 दिन विषम होंगे। 25 दिनों में 4 दिन विषम होंगे। क्लियर? नेक्स्ट, किसी लीप वर्ष में कौन से 2 महीनों की पहली तारीख को एक ही दिन होगा? ये कॉमन बात है और ये कंफर्म है और ये फिक्स है कि मार्च और नवंबर में जो पहली मार्च को जो दिन होता है, वही दिन नवंबर की पहली तारीख को भी होता है। ये एक चीज़ फिक्स है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कोई ट्रिक रूल कुछ भी नहीं, सूत्र नहीं है, ये फिक्स है। इसको याद कर लीजिए कि किसी लीप वर्ष में कौन से 2 महीने हैं जिनकी पहली तारीख को एक ही दिन होता है, तो वह है मार्च और नवंबर। मार्च और नवंबर में पहली मार्च को अगर जो दिन होगा, वही दिन पहली नवंबर को भी होगा। ये कंफर्म है और ये फिक्स है, इसको याद रखिएगा। ये मार्च है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, मार्च है ये, मार्च और नवंबर। नेक्स्ट, यदि किसी एक विशेष वर्ष का कोई एक महीना शनिवार को समाप्त होता है, तो उस महीने में कितने मंगलवार होंगे? बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। किसी एक विशेष वर्ष, कोई भी वर्ष ले लीजिए, उसका एक महीना, कोई भी महीना ले लीजिए, शनिवार को समाप्त होता है, शनिवार को समाप्त होता है। मंथ का आखिरी दिन कौन सा होता है? मंथ के लास्ट में डेट कौन सी, 30 होती है या 31 होती है? हमें फरवरी को नहीं लेना है, क्योंकि फरवरी 28-29 की होती है, वो अलग चीज़ है। हमें यहाँ पर 30 या 31 को लेकर ही सवाल को हल करना है। तो मान लीजिए हम 31 को ले लेते हैं कि 31 तारीख को शनिवार था, तो अब उस महीने में कितने मंगलवार होंगे? सबसे पहले आप ये देखिए, 31 के पहले किस दिन मंगल पड़ा था? 31 के पहले 30 आया, 30 को क्या हुआ? अगर यहाँ पर कह रहे हैं ये मतलब जो महीना था वो शनिवार को समाप्त हुआ, यानी 31 तारीख को शनिवार था, तो 30 तारीख को क्या हुआ? शुक्रवार हुआ। 29 तारीख को क्या हुआ? बृहस्पति हुआ। बुधवार कब हुआ? 28 को। और 27 को मंगलवार हुआ। तो जब 27 को मंगलवार हुआ, तो अब उसके पीछे 7 दिन घटाते चले जाइए, क्योंकि रिपीटेशन 7 दिन बाद होता है या 7 दिन पहले जाना है हमें। तो अब हम 7 घटाते चले जाएंगे, तो 27 तारीख को एक मंगलवार पड़ा, तो 7 घटाए हमने, कितना बचा? 20। एक मंगलवार पड़ा 20 को, एक मंगलवार पड़ा 13 को, और एक मंगलवार पड़ा 6 को। तो हमारे पूरे मंथ में, और 6 के बाद हम 7 दिन पहले जाएंगे तो हम पिछले महीने में पहुंच जाएंगे। तो एक मंथ में हमारे यहाँ पर कितने मंगलवार पड़े? 4 मंगलवार पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोडिंग किसे कहते हैं? अब हम यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग जो हमारा होता है रीजनिंग में उसकी बात कर रहे हैं। कोडिंग किसे कहते हैं? किसी बात को सीधी तरह से ना कहकर गुप्त तरीके से कहने को कोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट, डिकोडिंग किसे कहते हैं? डिकोडिंग किसे कहते हैं? किसी गुप्त तरीके से कही गई बात को वास्तविक ढंग से कहने को डिकोडिंग कहते हैं। अब हम यहाँ पर घड़ी से संबंधित कुछ रीजनिंग देखते हैं जो क्लॉक रीजनिंग में जो काम आते हैं। हमारे कुछ मॉरल चीज़ें जो हमें ऐसे ही याद होना चाहिए वो चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि जो घंटे की सुई होती है यानी छोटी वाली सुई, जो घंटे की सुई होती है वो 1 घंटे में 5 मिनट की दूरी तय करती है। जैसे जब 2 बजेगा और उसके बाद जब 3 बजेगा तो जो छोटी वाली सुई है वो 5 मिनट की दूरी तय करेगी और यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? वो 30 डिग्री का कोण बनाएगी। क्योंकि ये याद रखिए हर 5 मिनट में जो 5 मिनट की दूरी होती है वो 30 डिग्री की होती है। तो घंटे की सुई 1 घंटे में 5 मिनट की दूरी तय करती है और 1 घंटे में वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट, घंटे तथा मिनट की सुई के बीच प्रत्येक 5 मिनट की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनता है। वही चीज़ है जो अभी बताई। घंटे और मिनट की सुई के बीच प्रत्येक 5 मिनट की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण होता है? 30 डिग्री का कोण होता है। ये चीज़ कन्फर्म है और ये चीज़ याद रखिए। घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण पूरा करती है। यानी घंटे की जो सुई है, घंटे वाली सुई जो छोटी सुई है वो 12 घंटे में यानी कि सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक यानी पूरे 12 घंटे में वो कितना राउंड लगाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। वो पूरा एक राउंड पूरा करती है ना, तो पूरा गोला कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण, समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण या 90 डिग्री का कोण बना रही हो तो एक दूसरे से 15 मिनट के अंतराल की दूरी पर होती हैं। आप देखिए 3 बजा होगा, जब पूरा 3 बजा होगा तब 15 मिनट के अंतराल पर होंगी और वहाँ पर समकोण बन रहा होगा। तो हर समकोण जब समकोण बनता है तो वहाँ पर 15 मिनट की दूरी होती है। तो 15 मिनट के अंतराल पर जो होता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है यानी समकोण बनता है। नेक्स्ट, प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार आपस में मिलती हैं। प्रत्येक 12 घंटे में यानी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक यानी प्रत्येक 12 घंटे में सुइयां जो हैं 11 बार आपस में मिलती हैं। यानी एक दूसरे मतलब 3:15 जब होंगे तो आपस में सुइयां मिलती हैं। यानी 3 पर छोटी सुई भी होगी, बड़ी सुई भी 3 पर ही होगी। तो इस तरह से हर पूरे 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार जो है आपस में मिलती हैं और 24 घंटे में इसका दुगना हो जाएगा, 22 बार आपस में मिलेंगी। क्योंकि 12 घंटे का यहाँ पर दिया गया है, 12 घंटे में 11 बार आपस में मिलती हैं तो 24 घंटे में 22 बार मिलेंगी। नेक्स्ट, प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। यानी जितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी मतलब मिल रही होंगी, उतनी ही बार एक दूसरे के विपरीत भी होंगी। जैसे एक सुई अगर 12 पर होगी तो एक सुई 6 पर, तो ये विपरीत हुई। एक 3 पर है अगर तो एक 9 पर है, तो ये विपरीत हुई। तो प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार और 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। अर्थात एक ही दिशा में तथा विपरीत दिशा में कुल मिलाकर 44 बार एक सीधी में होंगी। विपरीत दिशा में और कौन सी? जब विपरीत दिशा में होती है और जब एक ही दिशा में होती हैं तो दोनों मिलाकर 44 बार जो है एक सीध में होंगी। जैसे 3:15 होंगी अगर तो वो मिल रही होंगी दो, लेकिन होंगी तो सीध में, और जब विपरीत दिशा में होंगी तब भी सीध में होंगी। इसलिए 44 बार बिल्कुल एक सीधी रेखा में होंगी घड़ी की सुइयां। नेक्स्ट, प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां जो है प्रत्येक घंटे यानी हर घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं। ये याद रखिएगा, प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं। लेकिन 12 घंटे में यानी 12 घंटे में यानी 8 से 8 या 7 से 7, तो 12 घंटे में दोनों सुइयां 22 बार यानी 24 घंटे में 44 बार परस्पर समकोण बनाती हैं। नेक्स्ट, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी यानी एक सुई अगर 12 पर है और एक सुई अगर 6 पर है,
या एक सुई 3 पर है, एक सुई 9 पर है, जब विपरीत हैं, तो जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 डिग्री का आधा-आधा मतलब क्योंकि वृत्त होता है ना, तो आधा वृत्त 180 डिग्री का कोण बनेगा वहाँ पे, जब दोनों सुइयाँ विपरीत होंगी। तो ये हमने कुछ यहाँ पर मॉरल क्वेश्चन को लिया है, जिनको हम छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिनको हम याद करके भी अपना टाइम बचा सकते हैं सवाल हल करने का। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।